हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या आपको? आवाज आ रही है मेरी? आवाज देखिए पहले, आवाज और वॉल्यूम हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स। ऑडियो आ रहा है आपके पास? आवाज आ रही मेरी? हेलो। 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 मेरी आवाज आ रही है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ बता रहा हूँ मैंने क्या पढ़ा है। यस। हाँ जी, बात चले आगे सुनने। एक बार फिर पढ़िए आप लोग। अपन ने पढ़ी थी टोटल एनर्जी। अब बिल्कुल बातें नहीं करनी थी, खेल लगा दो। हमने जो पढ़ी है वो टोटल एनर्जी पढ़ी है, उसको हम देखा कि ये एनर्जी हाफ के स्क्वायर प्लस क्यू नॉट होती है। ये एनर्जी कांस्टेंट होती है इन एवरी पोजीशन पर और इन एवरी टाइम पर, है ना। एक्स कुछ भी हो जाए या टी कुछ भी हो जाए, ये टी पर डिपेंड नहीं करती और एक्स पर डिपेंड नहीं करती, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। तो हम देखना चाहते हैं कि एनर्जी किस पर डिपेंड करती है। इसके मतलब हमने देखा कि हाफ के स्क्वायर प्लस क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट तो हम एक्स्ट्रा एनर्जी उसके ऊपर स्टडी करेंगे, हम इसके बारे में डिस्कस करें तो जो बोलते हैं हाफ के स्क्वायर और ये एनर्जी का देखिए तो हमको पता लग रहा है कि एनर्जी के पर डिपेंड करती है। ये कौन है भाई? फोर्स कांस्टेंट। उस पर डिपेंड करती है, ये एफ पर डिपेंड करती है। जितना एफ ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा स्टोर होगा, जितना की ज्यादा होगा उतना एनर्जी ज्यादा स्टोर होगा। आपके ए स्क्वायर टी पर डिपेंड करती है, एफ पर डिपेंड करती है। इसको थोड़ा सा ओपन करें तो मामला ऐसे हो सकता है, आप है ना एम इनटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको देखने से बोल सकते हैं कि एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो ओमेगा स्क्वायर का जो होता है 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, 2 पाई ये होता है ना ओमेगा, इसको बोल सकते हैं हाफ एम इनटू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इनटू ए। इसको सिंपलीफाई करें तो फॉर्मूला बनेगा 2 पाई स्क्वायर एम इनटू एन स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको देखने से पता लग रहा है कि मास पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। हम एम को बोल सकते हैं टाइम फ्रीक्वेंसी होता है ऐसा, जैसे बोल सकते हैं 2 पाई स्क्वायर एम इनटू ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। टी कौन है? टाइम पीरियड ऑफ मोशन। तो इस मामले को देखकर बोल सकते हैं कि सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो मास पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है ना, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, टाइम पर डिपेंड करती है और ऐसे करती है। इस रिलेशन को देखकर बोल सकते हैं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का स्क्वायर। हम इसको देखकर बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर या एन स्क्वायर होता है, और टी के साथ अगर देखें तो रिलेशन क्या बनेगा? इनवर्स स्क्वायर। तो ये सिस्टम की टोटल एनर्जी यहाँ पर है, अपना भी देख चुके हैं। और क्या बात का आर्टिकल का पता भी लगती है। अब चलो आगे चलते हैं। एक पॉइंट मैंने और डिस्कस किया था कि जब पार्टिकल हाफ में मोशन करता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों वेरिएबल है। तो वो मीन एक्सट्रीम पर जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल बढ़ती जाती है। तो एक पोजीशन ऐसी भी तो होती है जहां पर दोनों एनर्जी का वैल्यू सेम हो सकता है। तो एनर्जी सेम अगर है तो पोजीशन कौन सी होती है? a/√2। अगर उसको फाइंड करना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, आपने बोला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब बताइए एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ये यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर बनेगा हाफ ए इंटू एक्स स्क्वायर होगा। जोड़ के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो हम उसको जीरो मानते हैं, तो ये एनर्जी और ये एनर्जी इक्वल करके बेटा तो हाफ के हाफ में कैंसिल आउट। और यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर होगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर चला गया, है ना भाई। तो बताओ एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना बनेगा? प्लस माइनस ए अपॉन रूट टू होता है। यानी एस्टम में अगर हम स्टडी करें तो ऐसी पोजीशन होती है प्लस ए अपॉन रूट टू और माइनस ए अपॉन रूट टू, यहाँ पर दोनों की वैल्यू एनर्जी की वैल्यू और डिस्टेंस सेम होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होती है। हम वर्बली ध्यान रखेंगे आज पर ए अपॉन रूट टू प्लस माइनस दो ऐसी पोजीशन है एस्टम की बात पर जहाँ पर दोनों एनर्जी की वैल्यू और सेम। कोई बता सकता है एनर्जी सेम होती है लेकिन कितनी कितनी होती है? अरे टोटल एनर्जी कितनी? 1/2 के स्क्वायर, आधा आधा कर दो बेचारे का। तो हमें पता है टोटल एनर्जी कितनी? 1/2 के स्क्वायर। तो बताओ इक्वल इक्वल 1/4 के स्क्वायर 1/4 के स्क्वायर, दोनों की एनर्जी इक्वल इक्वल है और कितनी कितनी? 1/4 के स्क्वायर होती है। कहाँ पर होती है? प्लस ए अपॉन रूट टू और माइनस ए अपॉन, कितनी पोजीशन है? दो। पर जब पार्टिकल हम मोशन करता है तो एक साइकिल में ये सिचुएशन 4 टाइम्स आती है, 4 बार एनर्जी सेव होती है। जब पार्टिकल मीन एक्सट्रीम पर जाता है तो ए अपॉन रूट टू एनर्जी सेव करता है, जब वापस लौटता है तब भी एनर्जी सेव करता है, जब इधर जाता है तो माइनस ए अपॉन रूट टू एनर्जी सेव करता है, और फिर वापस आता है तब भी एनर्जी सेव करता है। मतलब दो है ना, दो दो चार चार ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एनर्जी सेम होती है। प्लस माइनस ए अपॉन रूट टू पोजीशन 2 है और टाइम 4 होते हैं जब एनर्जी और
तो आपसे एग्जाम में कभी ऐसा भी पूछते हैं कि वो फेस एंगल बताइए जब तक एनर्जी सेम रहे, वो फेस एंगल बताइए जब तक एनर्जी सेम होती है। तो हमें पता है ए अपॉन रूट में एनर्जी सेम होने का मतलब फेस एंगल कितना होगा, पाई बाय 4, 4 के टाइम पाई बाय 4, तो आगे टाइम पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 होगा। और इधर गया तो पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब 5 पाई बाय 4 पर एनर्जी सेम होती है। और जब इधर वापस लौट के आते 2 पाई माइनस पाई बाय 4 का मतलब 7 पाई बाय 4, यहाँ पर चार ऐसे बेसिकली जितना एनर्जी क्या होती है। तो बताइए चार ऐसे टाइम इंस्टेंट बताइए फोर जहां पे एनर्जी सेव होगी। कन्वर्ट कर सकते हैं यार, पाई का मतलब t/2 अपॉन 4 t/2। पहला टाइम t/8, अगला क्या होगा 3t/8, अगला क्या होगा 5t/8 और अगला क्या होगा 7t/8 होगा। ये चार ऐसे टाइम इंस्टेंट है जब तक एनर्जी सेव होती है। ये चार ऐसे बेसिकली जब तक एनर्जी सेव होती है, या ये दो ऐसे पोजीशन जब प्लस 3 इक्वल 1/4 1/4 के स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे। ये ध्यान रखिए। अभी वो थोड़ा सा आगे बढ़ते तो यहाँ पर एक छोटा सा पैरामीटर और आता है, वो है एवरेज एनर्जी पर साइकिल। एवरेज एनर्जी को बोलते हैं बेटा तीन वैल्यू, तीन एनर्जी, तीन वैल्यू पर साइकिल। इसको नोटेशन में दिखाते हैं, इसमें बेस और डेल्टा की साइकिल दिखाते हैं। दिखाने का तरीका ऐसा मतलब ये एवरेज एनर्जी होता है, वैसे तो मैथमेटिकल टर्म है, क्वेश्चन होती है, लेकिन हम ज्यादा इसमें है ना समझ पड़ता है क्योंकि यहाँ पर कोई पूछता होता है कि फिर रिजल्ट के बाद ध्यान रखना थोड़ा सा। एवरेज एनर्जी पर साइकिल की बात करो तो एवरेज एनर्जी को बोलते हैं पर, है ना, मीन वैल्यू भी कहते हैं। एवरेज एनर्जी पर साइकिल की बात करें या मीन वैल्यू की बात कर रहे हैं, हमें पता है यहाँ पर हम एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसे है ना पोटेंशियल वेरिएबल एनर्जी, और जब वेरिएबल है तो हम इसका पर साइकिल एवरेज कर देते हैं। आपको एवरेज करना आता है ना, कैसे करते हैं? मान लीजिए मैं आपको बहुत सारी वैल्यू दे दूं, अलग अलग वैल्यूज दे दूं और मैं आपसे बोलूं इसका यहाँ पर एवरेज करो, सबका सम करते हैं और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं। तो जो वैल्यू आती है वो उसका क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है। और वो वैल्यू हमेशा आपने देखा होगा वो ऐसा होता है जो सबसे छोटे वैल्यू से बड़ा होता है और सबसे बड़े से छोटा होता है। सबसे छोटे से बड़ा होता है और सबसे बड़े से छोटा होता है। उसको दिखाने का तरीका बोलते हैं इसमें कि लेस और ग्रेटर के साथ दिखा दिया, मतलब कि ऐसा पैरामीटर है कि यहाँ पर कैसा एवरेज वैल्यू दिखता है, एवरेज वैल्यू शो करता है, मतलब सबसे छोटी से बड़ी सबसे बड़ी। तो ऑलवेज ध्यान रखिए हम यहाँ पर जब भी कोई भी पैरामीटर आप लिखते हैं साइन से बेस और ग्रेटर से, तो आप समझिए कि उसके एवरेज को शो करता है। मैंने यहाँ लिखा कि ये कौन एवरेज वैल्यू बता रहा है कि यहाँ पर हम एवरेज बात कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है अगर कोई पैरामीटर किसी का फंक्शन हो, किसी पे डिपेंड करता हो, उसका एवरेज कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन करना हो। जब कोई किसी टर्म का है ना कोई फंक्शन होता है, मान लीजिए वो टाइम का फंक्शन है या किसी एक्स का फंक्शन, हम उसका एवरेज करना चाहते हैं तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर इंटीग्रेशन वाली होती है कि हम फंक्शन है हमारी एनर्जी जो होती है ना पोटेंशियल एनर्जी को टाइम का फंक्शन होती है तो भैया, तो यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं इसलिए यहाँ पर कैसे करते हैं। हम यहाँ पर एनर्जी बात कर रहे हैं तो थोड़ा नजर ध्यान रखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर। ये है काइनेटिक एनर्जी और ये साइन है एवरेज का। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल की बात करें तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये होगा 1/2 यहाँ पर होना चाहिए a स्क्वायर और ये बनेगा cos स्क्वायर होगा। अब इसका एवरेज, अब आप यहाँ पर ध्यान रखो हाफ के स्क्वायर में कांस्टेंट पैरामीटर और कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू कांस्टेंट 2, इसको तो बाहर निकाल दो तो ये तो कितना हो गया 1/2 a स्क्वायर। लेकिन इसका हमें एवरेज करना पड़ेगा और ये है cos स्क्वायर होगा। इस पैटर्न को यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये cos स्क्वायर ओमेगा की जो टर्म आ रही है ना, ये टर्म एस्टैब्लिश करना है, लेकिन ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। आप पर cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा का पर साइकिल एवरेज वैल्यू 1/2, और जब ये वैल्यू एवरेज वैल्यू 1/2 होता है तो 1/2 इनटू समथिंग इस बताओ कितना बन जाएगा, ये बनेगा 1/2 यहाँ पर होगा कि a स्क्वायर इनटू 1/2 अल्टीमेटली कितना बनेगा 1/4 a स्क्वायर। रिजल्ट है आप लोगों को ध्यान रखना है आज के बाद कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल अगर हम करते हैं तो कितना होता है 1/4। काइनेटिक एनर्जी का टाइम टेबल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी होता है बेटा। अब इसका एवरेज करना चाह रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट बाहर आ गए, अभी कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट होता है। अब इसका एवरेज करना चाहते हैं तो ये cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा का पर साइकिल एवरेज वैल्यू कितना होता है, इसको इंटीग्रेशन से करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? आकाश 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 लिखना पड़ता है, उसके सूत्र फॉर्म में है। अब फिर इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू डालेंगे, लिमिट को डिवाइड करके पड़ता है। हमें अब यहाँ पर पूरा ध्यान रखिए कोस स्क्वायर थीटा का परसेंट वैल्यू लिखना होता है और उसकी एवरेज लिखना होता है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बात को ध्यान रखें कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल कितना होता है। ऐसे कैसे यहाँ पर एक टर्म और आती है एवरेज पोटेंशियल परसेंट, वो भी आप कर सकते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो ये होगा 1/2 यहाँ पर होगा कि a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t और प्लस u नॉट हो सकता है। अब आपको पता है u नॉट का कांस्टेंट है और हाफ के स्क्वायर की कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल सकते हैं और ये होगा हाफ के a स्क्वायर और इसका एवरेज वैल्यू sin स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होगा 1/2 होता है और ये प्लस u नॉट होता है, मिला के तो कितना बनेगा 1/4 a स्क्वायर प्लस u नॉट। अगर मैं यू नॉट को कंसीडर ना करूं तो ये एनर्जी की लेवल जितनी आती है क्योंकि तो 1/4 के स्क्वायर होती है, वो भी कितनी होती है 1/4 के स्क्वायर, मतलब दोनों का वैल्यू यहाँ पर सेम है। अब ध्यान रखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल और एवरेज पोटेंशियल पर साइकिल, यहाँ भी साइन स्क्वायर का फंक्शन है, वहां cos स्क्वायर का फंक्शन है, तो इसका चेंज हो सकता है भाई। तो यहाँ पर दोनों का एवरेज वैल्यू कितना होता है हाफ और इसके दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम है। अगर मैं यूरो को कंसीडर ना करूं दोनों की वैल्यू सेम, फिर हम बोलते हैं यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एवरेज होता है पर साइकिल और ये कितना होता है 1/4 के स्क्वायर, तो मतलब सेम ही होता है 1/4। तो फिर एक बात और आती है, अगर इन दोनों की एवरेज वैल्यू को सम कर दिया जाए तो टोटल एवरेज एनर्जी आ जाए और आपको पता है टोटल 1/2 के स्क्वायर, और आपको पता है अगर वो कांस्टेंट होता है तो उसका एवरेज वैल्यू कोई होता है। तो मैं टोटल एनर्जी बोलूं या टोटल एवरेज एनर्जी बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है और इसमें इसको लिख सकते हैं टोटल एवरेज एनर्जी इक्वल टू यहाँ पर लिखना चाहिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है और ये वैल्यू होगा 1/2 के स्क्वायर प्लस यहाँ पर कुछ रिजल्ट से ध्यान रखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल और एवरेज पोटेंशियल पर साइकिल दोनों का स्क्वायर और दोनों को सम करने में सिस्टम की टोटल एनर्जी आती है। टोटल एनर्जी को पूछते हैं टोटल एवरेज की पूछते हैं, टोटल एवरेज एनर्जी कितने होगा, टोटल एनर्जी कोई दोनों का सम कितना होगा 1/2 उसका प्लस और एवरेज का वैल्यू हम ध्यान रखिए इसका इम्प्रूव करती है। एनर्जी का मतलब क्या होता है 3000, इस 3 को अगर क्वेश्चन पूछता है वो एग्जाम में गलत करके आता है। यहाँ पर मीन का दो जैसे बात होती है मतलब मीन और मीन मतलब मीन वैल्यू की होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए अगर मीन वैल्यू की बात कर रहा है पॉजिटिव डिफाइन की तरह मीन का पॉजिटिव की तरह इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए मतलब दो करना है पॉजिटिव की होता है मीन वैल्यू मतलब एनर्जी की बात। इस पर एक क्वेश्चन भी हम लिख लीजिए, आप इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसका। ये पार्टिकल इस कंफर्म किया its potential energy at any position is 50 at its mean kinetic energy also that point total energy of one.
हाँ जी, हो गया होगा आंसर। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि पोजीशन यहाँ पर मीन पोजीशन पे कितना है 50 जूल। इसका मतलब आपको पता है ये मीन पोजीशन की पोजीशन यू नॉट है ना। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि यू मीन है ना, यू नॉट यू मीन कराते हैं इसको यू नॉट कहते हैं। ये कितना आया 50। फिर उसके बाद उसने बोला कि मीन काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखेंगे मीन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है 1/4 के स्क्वायर, और उसका वैल्यू कितना दिया आपको 50। ये 50 के तो बताइए आपसे बोला गया सिस्टम की टोटल एनर्जी, बोला टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग 1/2 यहाँ पर होगा के टी स्क्वायर प्लस यू नॉट होता है। जैसे ना बताइए 1/4 के स्क्वायर का वैल्यू कितना 50, तो ये क्या होगा ट्वाइस ऑफ 50 प्लस यहाँ पर होगा 50, बताओ कितना आएगा 150। अब अगर ये मेन काइनेटिक एनर्जी को मेन पोजीशन की जो काइनेटिक एनर्जी को समझ जाए तो बताओ फिर आंसर क्या है। मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, वो 50 और वो भी 50, तो फिर आंसर आएगा 100, और वो ऑप्शन में डेफिनेटली होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि मेन पोजीशन पर यू जो होता है वो उसको तो यू नॉट कहते हैं, पर मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी वो हाफ के स्क्वायर होता है। और अगर हम मेन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मेन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो कितनी होती है 1/, है ना 4 के स्क्वायर होता है। थोड़ा सा ध्यान रखें एक बार यहाँ पर आया है जो मेन काइनेटिक एनर्जी को होता है, इसका मतलब ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात हो गया आपके पास। मॉडल में क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड एक्सरसाइज। हो जाएगा ना। आप देखो पहले किया था तो गलत हो गया था ना, देखो आपका वही वो पहले ऑप्शन था से। ध्यान रखें मेन काइनेटिक एनर्जी का मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कितना बेटा 4, तो 4 का डबल करेंगे ना हम लोग, तो 4 इंटू 2 कितना बन गया 8, और 8 प्लस 3 11, आंसर 11 भी और 11 है और 7 भी, 7 पहले ही ऑप्शन किया है, तो गलती हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें से ये एनर्जी का जो आर्टिकल है यहाँ पर कंप्लीट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने अभी तक आपको पढ़ा है एसएम का जो काइनेमेटिक्स पढ़ा है और उसका डायनेमिक्स पढ़ा है, और हम एसएम भी कौन सा पढ़ रहे हैं पता है आपको, लीनियर वाला। तो लीनियर एसएम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वो है स्प्रिंग मास सिस्टम। लीनियर एसएम का सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हैं, वो कैसे ऑसिलेशन करता है, कैसे उसका टाइम होता है, कैसे वो इसको परफॉर्म करता है, वो और उसको देखिए। उससे पहले एक वर्ड आया स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को समझते सब लोग, स्प्रिंग को समझने की कोशिश करते हैं स्प्रिंग क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रिंग, किसे कहते हैं स्प्रिंग आप लोग। बोलो स्प्रिंग को क्या कहना है, स्प्रिंग स्प्रिंग होती है। बोलो स्प्रिंग इसका स्ट्रक्चर कहां पर होता है, इसको स्प्रिंग कहते हैं, है ना। देखो बात सुनना ध्यान से, स्प्रिंग एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने में यूज किया जाता है। स्प्रिंग एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने में यूज किया जाता है। स्प्रिंग में प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक, उसके से क्या होता है कि जब भी हम इसको एक्सपेंड करके रिलीज करते हैं या हर तरफ इसको कंप्रेस करके रिलीज करते हैं, तो ये वापस ड्यू टू इलास्टिसिटी अपनी इनिशियल शेप में आ जाती है। स्प्रिंग का वापस रिलीज करने के बाद अपनी इनिशियल शेप में आने का जो फिनोमिना है, प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, और ये इसका होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हम इसको कुछ वर्क करते हैं, और ये वर्क इस सिस्टम के अंदर, इस डिवाइस के अंदर एज ए पोटेंशियल स्टोर हो जाता है, और इसी की वजह से इसको इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ये फंक्शन है, ये डिवाइस होती है जो इलास्टिक पोटेंशियल को स्टोर करने में यूज किया जाता है। हम जब भी किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हम कुछ वर्क करते हैं, ये पोटेंशियल स्टोर हो जाता है। आपने सबने देखा होगा स्प्रिंग कोच होती है, स्प्रिंग कोच में क्या होता है, स्प्रिंग लेते हैं हम की भरते, तो की भरने में हम जो वर्क किया है वो वर्क उस स्प्रिंग में एज ए पोटेंशियल स्टोर हो जाता है, और वो वर्क दिन भर इस कोच को चलाता है। हमें पता ही बहुत जो चल रहा है वो हमारी वजह से चल रहा है, पर हमने काम बार बार नहीं करना, हर मोमेंट में काम बोले और चालू कर देना, ऐसा नहीं होगा। हमने एक बार काम करके छोड़ दिया, वो दिन पर सोच को चलाता है। तो ध्यान रखिए कि एक डिवाइस जो इलास्टिक पोटेंशियल को स्टोर करने में यूज होता है। स्प्रिंग एस्पेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम देखें स्प्रिंग में कोई एक्सपेंशन नहीं हो, कोई कंप्रेशन नहीं हो, तो जो इसके लेंथ होती है, जो इसकी नेचुरल लेंथ है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है एग्जाम में क्वेश्चन
क्वेश्चन है, अब ध्यान रखिएगा अगर स्प्रिंग का कोई भी एक्सपेंशन कंप्रेशन तो जो भी लेंथ है उसकी मैच करेगा एल की नॉट। अब मान लीजिए मेरे पास ये स्प्रिंग है, इसको हमें हल्का सा एक्सपेंड करना है बाहर सब कुछ एक्स, तो ड्यू टू इलास्टिसिटी स्ट्रेंथ फोर्स जनरेट होता है और ये फोर्स कहने को रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो ड्यू टू इलास्टिसिटी यहाँ पर आया है कि स्प्रिंग को वापस इसकी इनिशियल शेप में लाने की कोशिश कर रहा है। एक्स अगर आउटवर्ड है तो फोर्स कहाँ लगेगा, अगर एक्स इनवर्ड है तो फोर्स कहाँ लगता है, ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है, हमेशा इस एक्स के अपोजिट में काम करता है। ये कहने को रिस्टोरिंग फोर्स है लेकिन स्प्रिंग का केस प्रॉब्लम है, स्प्रिंग इसको फोर्स पर ये वही है जो हमने अभी तक कहा मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स, बस ये वही है ये स्प्रिंग का केस इसको फोर्स भी है। अगर इस फोर्स को मैं लिखूं अंडर इलास्टिक लिमिट तो उसकी अदल में अब देख लो पड़ा इसमें बुक्स लो क्या बोलता है, अंडर इलास्टिक लिमिट अगर देखें तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, क्योंकि वो हमेशा होता है, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट वो फेल हो जाता है। हम बोलते हैं यहाँ पर अंडर इलास्टिक लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर उस की बॉडी बोले स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, उसके बेस पर मैं बोलूं ये फोर्स यहाँ पर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग फोर्स जो हम लिख रहे हैं ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 होता है, ये लीनियरली एक्स के प्रोपोर्शनल डायरेक्शन में, पर मैं आपको समझा रहा हूं ये फोर्स हमेशा ऐसा नहीं कब होता है अंडर इलास्टिक लिमिट की कंडीशन। हम इस पूरी फिजिक्स में जब भी हम स्प्रिंग की बात करते हैं जहां करें दोस्त करें हम हमेशा यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स बनते हैं वो अंडर इलास्टिक लिमिट, तो इसलिए हमारे हिसाब से हमेशा स्प्रिंग का फोर्स ऐसा ही होता है, पर ये अगर चाहे तो इसके अलावा भी हो सकता है पावर 3 कुछ भी हो सकता है। तो अब ध्यान रखेंगे हमारे लिए स्प्रिंग फोर्स हमेशा कैसा होगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एक्स पावर 1, लेकिन अपने मन को भी समझाना कि ये फोर्स हमेशा ऐसा नहीं होता, पर हम पढ़ते हमेशा ऐसा नहीं है क्योंकि हम पढ़ते कुछ कंडीशन में अंदर इलास्टिक, अगर बियॉन्ड द इलास्टिक में केस हो जाए तो ये फोर्स बदल जाता है। बोलो आपने देखा होगा ना इसमें अंडर इलास्टिक का मतलब क्या है, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, तो ठीक है लिखना अच्छा लगता है, मीनिंग क्या है इसका, तो इसका मीनिंग केवल इतना है कि यहाँ पर एक्सपेंशन कंप्रेशन का अमाउंट स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास स्प्रिंग है, मैं हल्का सा उसको कंप्रेस करता हूं तो छोड़ता हूं तो हमें काफी कुछ पाया, क्या हल्का एक्सपेंड करके छोड़ते हैं तो हमें काफी कुछ पाया, कभी गुस्से में खींच के छोड़ो कभी नहीं आएगा, तो वो बियॉन्ड द इलास्टिक। हम यहाँ पर अपने मन को समझा कर रखेंगे कि स्प्रिंग का एक्सपेंशन कंप्रेशन यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल का मतलब ये केस अंडर इलास्टिक लिमिट होता है, अंडर इलास्टिक लिमिट का मतलब हम समझेंगे कि एक्सपेंशन कंप्रेशन का अमाउंट स्मॉल होना है, अगर ये स्मॉल है तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एक्स पावर 1, तो हम हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता ही चलेगा, इसका मतलब आज से फिक्स हो गया आज आपके लिए कि स्प्रिंग के साथ अगर बॉडी को अटैच करके पुल करके छोड़े तो हमेशा ऐसे जब तक, क्योंकि वहां पर फोर्स हमेशा कैसा लिखने वाले हम वैसा ही लिखने वाले, और ये कौन है एस्टेन की कंडीशन है, इसका मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम हमेशा हमारे क्या करता है ऐसे चलते, जहां पर हम बोलते हैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एक्स पावर 1 है ना, तो इसको थोड़ा सा आगे आपको तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल साइन ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट किया आता है उसको बोलते हैं के, और ये फोर्स की कितना से किया है तो माइनस एक्स, तो एफ क्या बोला रिस्टोरिंग फोर्स बोलते थे पर हम स्प्रिंग में इसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, ये स्प्रिंग फोर्स एक ही बात, यहाँ पर इसको क्या बोलते थे अभी तक रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे इसको स्प्रिंग कांस्टेंट। हम ध्यान रखेंगे ये कहने को वही रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है पर ये स्प्रिंग का केसेस इसको स्प्रिंग कांस्टेंट है, हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट इसलिए भी कहते हैं कि इसका वैल्यू स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग का जो वायर है उसका मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग का जो वायर है उसका रेडियस क्या है उस पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग का यहाँ पर जो कॉइल है ना टर्म्स उसकी रेडियस कितनी है उस पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितना है उस पर डिपेंड करता है, ये कहने को कौन है स्प्रिंग कौन स्प्रिंग कौन है, यहाँ उसको स्प्रिंग कौन भी कहते हैं जिसका वैल्यू स्प्रिंग पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है तो उसका रिजल्ट है आप ध्यान रखेंगे, इसका रिजल्ट अगर लिखे तो मैं ऐसा बोलते हैं थीटा स्मॉल r की पावर 4 4 5 n l r 2
आपको याद नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने पढ़ा है ये, तो मैंने बोल रहा हूँ कि ये मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो अगर देखा जाए तो फैक्टर्स है। अभी का फैक्टर्स को समझ बीटा, बीटा का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ। भाई यहाँ पर स्प्रिंग जो होगा उसका वायर का जो मटेरियल होगा उसका ये कौन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये ईटा जितना ज्यादा होगा ना बेटा उतना स्प्रिंग रिजिड होगी, मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, और ईटा जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब जिस स्प्रिंग का केस ज्यादा होता है हम समझते हैं जो स्प्रिंग मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, उसकी स्टिफनेस ज्यादा होती है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो वायर है उसका जो मटेरियल, कि वो आयरन का है कि एल्यूमिनियम का है कि कॉपर का है, किसका है, मतलब वो उसका डिपेंड है ना, उसका ये कौन रिजिडिटी होता है। फिर एक बात और है, वो दो आर यहाँ पर दे रहे, स्मॉल आर और कैपिटल आर, समझ गया। स्मॉल आर वायर का रेडियस होता है, छोटा होगा ना बेचारे, अबे वायर का रेडियस छोटा होता है, तो स्मॉल आर। और जो यहाँ पर स्प्रिंग बनेगी उसकी रेडियस होगी, वो क्या होगा, कैपिटल आर। याद रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बोलेगा फॉर्मूला आपको कुछ। हम आपको समझा रहे कि ये जो है इफेक्ट पर डिपेंड करता है। आर कौन है बेटा, वायर का रेडियस हो गया, आर कौन, मतलब स्प्रिंग का जो कोइल उसका रेडियस होता है। 4 बाई कांस्टेंट है, कौन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ टर्न्स, यूनिट टाइम में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उस स्प्रिंग उस पर डिपेंड करता है। और एल कौन है, नेचुरल लेंथ। अगर आप के को बोले तो के मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये स्मॉल आर पर डिपेंड करता है, वायर की रेडियस पर डिपेंड करता है, ये स्प्रिंग की रेडियस पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पर डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, ये ईटा, ईटा पर डिपेंड करता है। जितना के ज्यादा होगा उतना स्प्रिंग का होता, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, फिट होता है। अगर बाकी सब वेक्टर को क्वेश्चन करते हैं तो बताइए के का रिलेशन है क्या होता है, हमारा कौन है होता है, और इंपॉर्टेंट बदलाव है और सब क्वेश्चन। बाकी सब वेक्टर क्वेश्चन कर दिया तो के का से रिलेशन का होगा इनवर्स होता है। बाकी सबको क्वेश्चन कैसे करेंगे, बोले मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, उसकी नेचुरल लेंथ एल है दो टुकड़े। अब आप बताओ मैंने चेंज क्या किया, क्या मैंने ईटा चेंज किया, सवाल ही नहीं होता। मैंने आर चेंज किया, नो। मैंने ये चेंज किया, नो। मैंने एन एन भी चेंज नहीं किया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर लेंथ आधी तो टर्न्स भी आधे हो गए ना यार, ये भी चेंज नहीं किया मैंने, कहने का मतलब मेरा ये कहना है कि अगर मैं यहाँ पर बाकी सब फैक्टर को कर दूं तो ए का एल से रिलेशन इनवर्स होता है, और अगर रिलेशन यहाँ पर इनवर्स इसका मतलब लेंथ अगर कम करते हैं तो बढ़ जाता है। स्प्रिंग अगर छोटी होगी तो के उसका ज्यादा होगा, वो मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगी। स्प्रिंग अगर लॉन्ग होगी तो के उसका कम होगा, वो एक कमजोर स्प्रिंग होगी, वो वीक होगी, फ्लेक्सिबल होगी, उसकी स्टिफनेस कम होगी। के और एल पे क्या होता है, इनवर्स होता है। एक बार मेडिकल में क्वेश्चन पूछा कि बताओ के और एल का ग्राफ है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है, यहाँ पावर 1 यहाँ पे पावर 1, तो रेक्टेंगुलर एल बनेगा तो के का वैल्यू क्या होगा, तो ये स्प्रिंग का थोड़ा आइडिया हमें रखना है। अब तो थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं, तो के का एल से क्या रिलेशन आया बेटा, इनवर्स रिलेशन आया, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, जवाब देना, मेरे पास एक स्प्रिंग है, उसकी लेंथ एल है, उसका कॉन्स्टेंट के, उसके मैंने एन पीस कर दिया, इक्वल इक्वल लेंथ के एन पीस, कितने पीस के मैंने एन, तो बताओ हर एक की लेंथ कितनी आएगी, एल बाई एन, एल बाई एन, एल बाई एन, है ना, एन पीस के, तो बताओ लेंथ कितनी, एल बाई एन एन होगी, तो बताओ इसकी कॉन्स्टेंट बदल जाएगी, क्योंकि नेचुरल बदल गई, के डैश के डैश के डैश। अब मेरा टारगेट है के डैश फाइंड आउट करना, तो हमें पता कि के का रिलेशन एल से कैसे होता है, और इसलिए मैं इसको अगर रिलेशन में लिखूं फॉर्मूले में, तो के डैश अपॉन के हो जाए। सही लिख रहा हूं क्या, बिल्कुल सही लिख रहा हूं, के डैश अपॉन के। जिसको फाइंड आउट करता हूं उसको न्यूमरेटर में लिख लेता हूं, और जिसके रेफरेंस में फाइंड करना उसको डिनोमिनेटर में। के डैश अपॉन के, तो बताओ यहाँ क्या आएगा, एल अपॉन एल डैश, और एल डैश कितना, एल के एल, और ये एल डैश, एन का गया ऊपर, तो बताओ यहाँ पर क्या हो गया, के डैश का वैल्यू है टाइम्स ऑफ
वर्क स्पीड की नेचुरल लेंथ है, अगर हम उसको 1/n टाइम्स करते हैं तो उसका n टाइम्स। अरे जिस रेशियो में हम लोग लेंथ को कम करते हैं उस केस में बढ़ जाता है। इस केस को रिवर्स कर कि मान लीजिए मेरे पास कोई यहाँ पर n स्प्रिंग्स, मेरे पास n स्प्रिंग्स से हर एक की लेंथ l है, हर एक का मोशन k है n स्प्रिंग्स, इन सबको अटैच करके बड़ी सिस्टम बनाया, इन सबको अटैच करके बड़ी सिस्टम बनाएंगे। तो लेंथ कितनी होगी l और कितनी स्प्रिंग है n, तो यहाँ पर क्या होगा n टाइम्स ऑफ l, लेंथ कितनी होगी n टाइम्स ऑफ l, तो बताओ इसका k क्या होगा, तो इसका k डैश यहाँ पर k बाय n। अगर ये बना कि लेंथ को अगर 1/n टाइम्स करते हैं तो k n टाइम्स हो जाता है, और लेंथ को अगर n टाइम्स करते हैं तो क्या होगा 1/n। ये लोग कितने लिखना चाहिए। अब स्प्रिंग को हमेशा मास में रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना, स्प्रिंग कैसा मानेंगे, ऑलवेज मासलेस होता है हमारे, ये बिल्कुल वैसे ही मानते हैं जैसे हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में स्प्रिंग को मासलेस मानते हैं। बताओ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में स्प्रिंग को मासलेस मानने का मतलब क्या, हम उसकी ऊपर टेंशन का वैल्यू से टेंशन का वैल्यू दियो ना, टेंशन का वैल्यू से बिल्कुल सकता है, पर जो भी होगा वो क्या होगा बेटा सेम सेम वैसे का स्प्रिंग को भी कैसे मानते हैं मासलेस, हर कुछ को इसका ऊपर इसको इक्वल करना होगा। बोले ना बोले हमेशा हम ध्यान रखेंगे, अगर बोले पाए तो भी अच्छा है, नहीं बोलना तब भी हम ध्यान रखेंगे कि इसको कैसा है तो मास पूरी तरीके से जाए। और एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, हम स्पीड को कंप्रेस करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं तो हमको कुछ वर्क, और ये वर्क कर लिखना चाहिए, ये वर्क, ये वर्क डन यहाँ पर W हम बोलते हैं, और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज और ये क्यों दिए आपके x स्क्वायर क्या इसको बोलते हैं x स्क्वायर अपॉन 2 के। आपको पता है ये एनर्जी बिल्कुल वैसे की वैसे आती है जैसे एस्पेक्ट तो आने भी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो रिस्पेक्टिव फोर्स आया था उसको माइनस x था, और वही फोर्स यहाँ भी कंजर्वेटिव फोर्स, तो वहां पर पोटेंशियल कितनी आएगी आपके एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितनी आएगी आपके एक्स स्क्वायर। अब ध्यान रखिए अगर किसी स्प्रिंग को हम एक्स अमाउंट से कंप्रेस या एक्सपेक्ट करते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा जो उसमें होगा आपके एक्स स्क्वायर, एक्स के फॉर्म में इसको बोलते हैं आपके एक्स स्क्वायर, और फोर्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और 2, दोनों फॉर्म सेम ही होता है। आप बताओ एफ को क्या बोलते हैं एक्स, तो बताओ क्या बनेगा एफ स्क्वायर अपॉन 2 के, तो आपके दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, डिपेंड ऑन सिचुएशन क्वेश्चन क्या दिया क्या पूछा उसके हिसाब से। अगर वो एक्स की बात करता है तो फॉर्मूला हाफ स्क्वायर यूज करते हैं, और फोर्स की बात करता है तो फॉर्मूला एच स्क्वायर अपॉन 2 के यूज करते हैं। ध्यान रखना कि एक्स कौन है, एक्सपेंशन या कंप्रेशन का नाम। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई स्प्रिंग है और उसकी नेचुरल लेंथ एल है और वो नेचुरल एल में लाई करेगी तो उसमें एनर्जी स्पीड स्टोर्ड है जीरो, ऐसा नहीं हाफ के एल स्क्वायर, एल तो कौन है उसकी नेचुरल लेंथ, इसका तो उसमें कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं है तो उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। यहाँ ध्यान रखिए एक्स है नॉट एल, और एक्स को एक्सपेंशन या कंप्रेशन का माउंट है। ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी रिलेटेड, तो हम उस पर क्वेश्चन बात नोट कर लेंगे। अरे यार इसका आवाज तो बहुत इशू है, जोर से बोलो ना सर प्लीज, इतना जोर से बोलो ना। आज अब लाइव हो, एक लाइव देखिए आपको, लाइव करो देखो आवाज आ रही है मेरी, आवाज का बहुत दिक्कत आ रही है आवाज तो बहुत दिक्कत रहता है। अरे माइक ऊपर ही तो यार, कितना ऊपर गए। हेलो, इतनी तो आवाज, हेलो। प्रियांशी अब आ रही आवाज आपको मेरी। अच्छा वही बोल रहे सर कुछ टाइम तो सही रहता है फिर ठीक जाता है फिर दिक्कत है।
इसको यहाँ से एक स्प्रिंग मारने और यहाँ लगा दे, कहाँ आया चलिए 4 बातें स्प्रिंग में ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट जो होगा, स्प्रिंग का फोर्स हमेशा F इक्वल टू माइनस x बेटा। दूसरा पॉइंट, स्प्रिंग का K और L का रिलेशन हमेशा इनवर्स होगा। वो कैसे आया, बोले इस फॉर्मूले से आता है। तीसरा पॉइंट, स्प्रिंग को हमेशा मास में अज्यूम करेंगे। और फोर्थ पॉइंट, वर्क डन कितना होगा, हाफ x स्क्वायर या f स्क्वायर पर 2। ये भाई आपने क्या क्या नोट किया, यहां से ये नोट कर लिया होगा ना इसके तरफ। K और L में जब भी क्वेश्चन की आपसे बात करे, आप हमेशा उस क्वेश्चन को डायग्रामेटिक सोल्व करने की कोशिश करें। डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, समझ जाते हैं क्या करना है, तो क्वेश्चन हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन किया, मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसकी लेंथ L है, कांस्टेंट K है, इसके दो टुकड़े की, एक की लेंथ यहाँ पर मान लेते हैं L/4 है और एक की लेंथ DL/4 है, और इसका कांस्टेंट K डैश है और इसका कांस्टेंट K डबल डैश है। आपसे पूछा फाइंड K डैश एंड K डबल डैश। K डैश एंड K डबल, ये K इसकी लेंथ L है और ये इसका कांस्टेंट K, इसके दो टुकड़े की, एक की लेंथ L/4, एक की लेंथ DL/4, दो टुकड़े ये होंगे और क्या होगा। तो आपसे पूछा ये K डैश K डबल डैश और K डैश K डबल डैश निकाल लिया। तो मैंने आपको तरीका बताया कि जब भी यहाँ पर हमें K डैश पूछा है तो देखो जो फाइंड आउट करना होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, K डैश अपॉन K। ये फाइंड करना ना बेटा, तो K डैश अपॉन K लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, L अपॉन L डैश, L डैश का वैल्यू L/4, और कहाँ जाएगा ऊपर। अल्टीमेटली K डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ K हो जाएगा। ऐसा ना हो K डैश का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ K। बताइए K डबल डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोले K डबल डैश अपॉन K इक्वल टू यहाँ पर L अपॉन DL/4। बताओ सोल्व करोगे तो K डबल डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4K/3 होगा। होना भी नहीं देखो कैसे, आप बताओ इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ कितनी होगी, 1/4। इसके रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ कितनी होगी, 1/4। तो इसका K इसके रेस्पेक्ट में 4 टाइम्स हो गया, देखो 4। आप बताओ इसकी लेंथ कितनी, L/4, इसकी कितनी, इसकी लेंथ इसकी 3 गुना, इसकी लेंथ इसकी 3 गुना। तो बताओ इसका K इसके K का 1/3 होगा। बताओ ये 4 के तो 4 जिस रेशियो से लेंथ ज्यादा होगी ना बेटा उस रेशियो से। ओके, हम ध्यान रखेंगे एल और के पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस बार आपके पूरे पूरे मतलब क्वेश्चन आपको वही दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। हाँ, ऐसा मैं 3 साल से बोल रहा हूँ, अभी तक नहीं आया, पर वो 100% इस बार आएगा। अगर इस बार भी नहीं आया तो फिर बोल दूंगा अगली बार के इस बार जरूर आया, क्योंकि यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वो जो मैं आ रहा हूँ और इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा। वो 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। एक क्वेश्चन उसमें आ चुका है पहले, अभी 2 साल 3 साल पहले एग्जाम में आ चुका, तो अब इस क्वेश्चन के आने की पूरी पूरी संभावना 100%। मैं बोल रहा हूँ 3 साल से नहीं आएगा, 10 साल आ जाएगा, बोल दूंगा नहीं आएगा, पर आइए। और तो करिए, जब भी हम ए लोग पे क्वेश्चन करेंगे डायग्राम बना के सोल्व करने की कोशिश करें, उससे क्वेश्चन आसान होता है, समझ जाते हैं। ठीक है, बोर्ड पे लिखो। चलो क्वेश्चन, ए स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के, a spring of constant K, a spring of constant K is cut into 2 parts. A spring of constant K is cut into 2 parts in such that length of one part is n times of length of other part. Length of part is n times of length of other part. Length of one part is n times of length of other part. Then find constant of each part. Then find constant of each part.
करिए आप लोग। स्प्रिंग आपके पास है, उसका कॉन्स्टेंट आपको के गिवन है, उसके दो टुकड़े की बिल्कुल डायग्राम बनाओ। ये स्प्रिंग है, ये इसका है, इसके ये दो टुकड़े। फिर उसको बोला एक की लेंथ दूसरे की एन टाइम्स। ओहो, एक की लेंथ दूसरे की एन टाइम्स गिवन है क्वेश्चन है। मान लो एक की लेंथ एल, दूसरे की एन एल, जैसा बोलता वैसा करता है और आगे बढ़ाओ केस। हाँ जी, क्वेश्चन में देखो यहाँ पर बोल रही है, ये मान लीजिए स्प्रिंग मेरे पास है, उसकी लेंथ यहाँ पर को बतानी, लेकिन कॉन्स्टेंट बता के और उसके दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब टुकड़े किए तो मैं मान लेता हूँ कि एक की लेंथ दूसरे की एन टाइम बोला उसने, तो एक की लेंथ मान लीजिए एल है तो दूसरे की एन टाइम्स ऑफ एल होगी ऑटोमेटिकली। इसकी लेंथ एल दूसरी कितनी होगी, एन एल होगी। और मान लेते इसका कॉस्ट यहाँ पर के डैश और इसका लेंथ यहाँ पर के डबल, और ये के डैश और के डबल डैश में उसने बोला कि एक का लेंथ दूसरे का एन टाइम्स ऑफ एक की है, तो ये एन है। पर हमें पता इसकी लेंथ पता नहीं है, तो पता कर सकते हैं ना यार। आप बताओ, ये दोनों आपने एज्यूम करिए और दोनों टुकड़े इसी की तो है, तो बताओ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ दो तो इसकी लेंथ हमारे पास होगी एल प्लस एन एल होगी। ये लोग देखो, बस ये अरेंजमेंट हो गया। ठीक, इन दोनों बातें को, इन दोनों ये दोनों बातें पता है तो सॉल्व करना ना। के डबल डैश सॉरी के डैश निकालना, क्या करें, तो बोले यार फॉर्मूला बनाएंगे के डैश अपॉन के इक्वल टू, है ना, एल प्लस एन एल, और ये के डैश का मतलब यहाँ पर एल। सॉल्व कर ले, एल एल कट जाएगा तो ये बनेगा वन प्लस यहाँ पर एन अपॉन वन होगा। सॉल्व करो तो के डैश का वैल्यू कितना बनेगा, वन प्लस एन इंटू के। बोलो, दूसरा हमें के डबल डैश निकालना है, क्या करें, के डबल डैश अपॉन के का वैल्यू होगा एल प्लस यहाँ पर एन एल होगा। आपको पता है इनवर्स रिलेशन है ये, तो के डैश यहाँ पर के डबल डैश उसकी लेंथ नीचे आएगी एन एल, और ये के तो उसकी लेंथ ऊपर आएगी। तो ये ध्यान रखना इनवर्स का रिलेशन होने की वजह से। ए, अब आप बताओ एल एल कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी क्या बनेगा, वन प्लस एन अपॉन एन, यहाँ पर 55 पर दो, तो के डबल डैश का वैल्यू कितना बनेगा, वन प्लस एन अपॉन एन इंटू के। के डैश का वैल्यू कितना होगा, वन प्लस एन इंटू के, और के डबल डैश का वैल्यू कितना होगा, वन प्लस एन अपॉन एन। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए के डबल डैश और के डैश का क्या रिलेशन है, ऐसी तो के डबल डैश का वैल्यू कितना बनेगा, के डैश अपॉन एन बनेगा, तो होना भी चाहिए यार। इसकी लेंथ इसकी एन टाइम्स है, तो इसका के इसके के का वन अपॉन एन टाइम्स। तो जैसा लैंग्वेज में बोलता है ना वैसा हम उसका डायग्राम बना रहे, उसके बाद इसको आते हैं। उसके बाद इसकी स्ट्रिंग की कॉस्ट यहाँ पर है के, और उसके दो टुकड़े की, तो उसके टुकड़े की लेंथ मान लेते हैं और उसकी कॉस्ट मान ली। अब इनकी लेंथ हमें पता है तो इसकी लेंथ आई जाएगी, हम आगे कर सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। टू सिमिलर स्प्रिंग्स, एक दूसरी स्प्रिंग्स सिमिलर, two similar strings of constant A1 and A2. Similar strings of constant K1 and K2. और ब्रैकेट में आप लिखना K1 greater than K2, K1 greater than K2 आर। आपको पता है दोनों स्ट्रिंग सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी इनके क्वेश्चन अलग अलग है। Why? अबे सिमिलर का मतलब एक जैसा है, सिमिलर का मतलब एक जैसी स्ट्रिंग है, बस उसकी लेंथ अलग अलग है, तो उसके क्वेश्चन अलग होंगे।
सिमिलर का मतलब सब कुछ सेम एक जैसा है, बस उसके लिए अलग होगी यार। एक मैंने कहा था ना स्प्रिंग एक ही है, तो दो टुकड़े करते हैं, बदल दी ना अपने, तो स्प्रिंग सिमिलर है, मतलब वो जिस पर क्यों बनी वही उम्र है, बस उसकी लेंथ में अलग करते हैं, दोनों का लेंथ यहाँ पर अलग होने से क्या होगा, अलग। आप बताओ दोनों स्प्रिंग अलग अलग है, मतलब दोनों स्प्रिंग सिमिलर है लेकिन यहाँ पर दोनों के क्वेश्चन अलग अलग है, केवन का वैल्यू ज्यादा है तो उसका लेंथ। तो अपने मन को समझा रहे केवन अगर ज्यादा तो स्प्रिंग कौन सी होगी, शॉर्ट, और ये कौन सी होगी, लॉन्ग। ये ध्यान रखें। हम ध्यान रखिए केवन वाली जो स्प्रिंग है बेटा वो कौन होगी, शॉर्ट स्प्रिंग होगी। केवन टू वाली कौन सी स्प्रिंग होगी, लॉन्ग। दो स्प्रिंग। जब एसोसिएशन में क्वेश्चन आया था ना तो वहां पर वर्ड्स दिया था शॉर्ट एंड लॉन्ग स्प्रिंग, और जो मेडिकल में क्वेश्चन आया था उसने केवन कैसे दिया था, तो दो स्प्रिंग यहाँ पर आ चुका है। फाइन, फाइन रेशियो ऑफ वर्क डन फॉर बोथ स्प्रिंग्स, फाइन रेशियो ऑफ वर्क डन फॉर बोथ स्प्रिंग्स। फाइन रेशियो ऑफ वर्क डन बोथ, है ना, for both springs if both are stressed by, both are stressed by, पहला क्वेश्चन, both are stressed by equal stress time, और दूसरा है by equal force। दोबारा पूरा क्वेश्चन सुन ले, टू सिमिलर स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट k1 and k2, k1 greater than k2 are find ratio of work done for both springs if both are stressed by equal displacement, and दूसरा क्वेश्चन है equal force। दोनों को सेम एक्स एक्सपेंड करते हैं तो उनमें वजन का रेशियो कितना होगा, दोनों में सेम फोर्स का एक्सपेंड करते हैं तो वजन का रेशियो कितना होगा। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, है ना। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, k1 by k2 होगा, क्योंकि x सेम है ना x, तो हम x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वजन का। और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या आएगा, k2 अपॉन k1 होगा, क्योंकि वहां पर फोर्स की बात से। तो दो फॉर्मूले हैं और दो हमने पढ़े ना, दोनों फॉर्मूले, दोनों यहाँ पर क्वेश्चन है, दोनों में अलग अलग यूज करते हैं। पहले केस में आपसे बोला इक्वल एक्स होना चाहिए, एक्स अगर इक्वल है, और जब इक्वल एक्स है तो एक्स वाला फॉर्मूला यूज करें। अब देखो आप सबने कर लिया, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ, बात को समझेंगे आप सब। मैं बोलता हूँ मेरे पास यहाँ पर जो पहला केस है उसको वर्क की बात करें तो W1 अपॉन W2 मान, W1 कौन सी स्प्रिंग में वर्क है, शॉर्ट K1 वाली स्प्रिंग। सब समझ रहे मेरी बात, K1 वाली जो स्प्रिंग है उसका वजन का वैल्यू कितना W1, और K2 वाली स्प्रिंग में W2 का है। तो W1 अपॉन W2 की बात करें, सेम एक्सपेंशन वाला केस है, दोनों फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाफ K1x स्क्वायर, और ये बनेगा हाफ K2x स्क्वायर। सही लिखा है, एक्स एक्स सेम होने से कट जाता है और हाफ भी कट जाता है, तो बताओ रेशियो कितना बनेगा, k1 अपॉन k2 है। अब आपको पता है k1 अपॉन k2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, w1 अपॉन w2 के बराबर आ रहा है। आप ये भी जानते हैं कि k1 का वैल्यू ज्यादा है, क्वेश्चन में गिवन है k1 का वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर है, k1 का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा होगा, और जब न्यूमरेटर ज्यादा हो गया तो w1 का वैल्यू यहाँ पर ज्यादा होगा, तो क्या बना कि w1 की वैल्यू ग्रेटर देन w2 होगी। अब w1 कौन सी स्प्रिंग का बटन है, k1 वाली स्प्रिंग, और k1 वाली कौन सी स्प्रिंग है, मतलब वर्ड्स का अगर मैं लिखूं तो मैं बोल सकता हूं W शॉर्ट इज बेटर देन W लॉन्ग होता है। रिजल्ट ये बना कि आपके पास दो स्प्रिंग है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, अगर दोनों को सेम एक्सपेंशन से एक्सपेंड करते हैं तो शॉर्ट के अंदर वजन ज्यादा, शॉर्ट के अंदर वजन ज्यादा। अगर हम इसको लिखे तो ऐसा स्टेज में ऐसा वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा था उससे, शॉर्ट एंड लॉन्ग स्प्रिंग आपके पास है, दो स्प्रिंग आपके पास है शॉर्ट एंड लॉन्ग, दोनों को सेम एक्सपेंशन से एक्सपेंड करते हैं तो शॉर्ट के अंदर वजन ज्यादा। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे। सपोज मान लीजिए मेरे पास दो स्प्रिंग है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, जवाब देना सब होगा कि शॉर्ट एंड लॉन्ग दो स्प्रिंग बनेगी जो सपोज सस्ता। मैं इन दोनों को सेम एक्सपेंशन देना चाहता हूँ, तो बताओ दोनों में क्या सेम फोर्स लगाना पड़ेगा, दोनों में एक्सपेंशन सेम देने के लिए फोर्स क्या सेम लगाना पड़ेगा, बोले सर फोर्स सेम नहीं लगाना, अलग अलग लगाना, क्योंकि हमें पता फोर्स का मतलब k into x, x तो दोनों में सेम, तो जिसमें k ज्यादा होगा उसमें फोर्स ज्यादा लगाना। आप बताओ यहाँ पर शॉर्ट स्प्रिंग का k ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग है, ये रिजिड है, ये स्टिफ है, मोर स्टिफ है, तो इसमें k ज्यादा, तो इसमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। अल्टीमेटली दोनों में सेम एक्सप्रेशन देने के लिए फोर्स यहाँ पर ज्यादा और यहाँ पर कम, इसको बोलेंगे एफएस, और ये एफएस का वैल्यू ज्यादा।
अब आप बताओ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, और यही इसमें स्टोर होता है। तो एक्स तो दोनों का सेम, लेकिन फोर्स इसमें क्या लगा है, ज्यादा शॉर्ट में। तो बताओ वजन भी इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। शॉर्ट के अंदर वजन लॉन्ग से ज्यादा होगा। लेकिन दूसरा केस जो बोला था वो क्या था, W1 अपॉन W2 उसको स्टडी करें तो वहां पर क्या होगा, फोर्स सेम लगाया है। जब फोर्स सेम लगाएंगे तो फोर्स है ना, फॉर्मूला यहाँ पर ऐसा है, स्क्वायर पर 2K1 और ये बनेगा स्क्वायर अपॉन 2K। ऐसे तो कट जाएगा तो रेशियो क्या आएगा, K2 अपॉन K1। अब K1 का वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है तो डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो बेटा जब डिनोमिनेटर ज्यादा है तो हम समझेंगे रिजल्ट क्या बना, तो W2 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, W1 ज्यादा होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे W लॉन्ग ग्रेटर देन W शॉर्ट। जब दो स्प्रिंग आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग है, अगर दोनों को हम लोग सेम फोर्स से एक्सटेंड करते हैं तो लॉन्ग के अंदर वोल्टेज ज्यादा है। तो स्प्रिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग सेम फोर्स होता है, तो जब दोनों में एक्सपेंशन से एक्सपेंशन ज्यादा किसका है, तो जो स्प्रिंग लॉन्ग है उसका केक कम है। अरे जिसका केक कम उसका एक्सपेंशन ज्यादा आएगा, क्योंकि के इनटू एक्स का मल्टीपल तो फोर्स ही होता है भाई। तो जो लॉन्ग स्प्रिंग है उसके अंदर एक्सपेंशन ज्यादा होता है, और जब एक्सपेंशन ज्यादा फोर्स तो दोनों में सेम सेम है, तो वजन किसका ज्यादा होगा, लॉन्ग में ज्यादा होगा। अब फर्स्ट में ध्यान रखेंगे कि दो स्प्रिंग आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग, अगर दोनों को सेम एक्सपेंशन से एक्सपेंड करते हैं तो शॉर्ट के अंदर वजन ज्यादा होगा, और अगर दोनों को सेम फोर्स से एक्सपेंड करते हैं तो लॉन्ग के अंदर वजन ज्यादा होगा। इससे की बातें यहाँ पर होती है, क्वेश्चन मैंने मैच पर 2 साल और ये क्वेश्चन इसके आगे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो ये तो बात हमने करी स्प्रिंग की बातें में ध्यान रखिए, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, अभी तो हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, अब आगे बढ़ाते हैं तो केस को बढ़ाते हैं स्प्रिंग पेंडुलम को। अब हम स्प्रिंग पेंडुलम की बात करें। अब स्प्रिंग पेंडुलम को हम स्प्रिंग मास सिस्टम भी कह सकते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम बोले स्प्रिंग पेंडुलम बोले दोनों एक ही बात होती है। अब देखो ये कैसे सिस्टम करता है वो देखते हैं, तो क्या हो रहा है स्प्रिंग पेंडुलम। अच्छा देखने मत, एक बार भी पहले समझ लेते हैं। बच्चों स्प्रिंग पेंडुलम की बात करने वाले हैं। स्प्रिंग और पेंडुलम में कुछ होता है, स्प्रिंग के फ्री एंड में कोई बॉडी अटैच कर देते हैं और हल्का सा उसको पुल करके पुश करके छोड़े तो बॉडी अप एंड डाउन ऑसिलेशन करता है, तो वो अरेंजमेंट एक पेंडुलम बनता है, उसको बोलते हैं पेंडुलम या उसको बोलते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। ओके, अब ये स्प्रिंग मास सिस्टम यहाँ पर जब एसोसिएट करता है तो इसके 3 प्लेन हो जाते हैं। प्लेन वर्टिकल हो सकता है, प्लेन हॉरिजॉन्टल हो सकता है, और इंक्लाइंड प्लेन हो सकता है। तीनों की बात हम वन बाई वन करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर होता है प्लेन वर्टिकल, उसमें ज्यादा सीखने को मिलता है, उसमें 2 केस होते हैं, तो वो आप समझे क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं यही बात कर रहा हूँ प्लेन वर्टिकल में कैसे एसोसिएट करता है और कैसे बात करता है, कैसे कैसे केस बन सकते हैं प्लेन वर्टिकल के बारे में। ठीक है भाई, ये रिजिड सपोर्ट है प्लेन वर्टिकल में, यहाँ पर रिजिड सपोर्ट से कोई स्प्रिंग मान लीजिए यहाँ पर है कांस्टेंट ये है और ऐसे सस्पेंड, इसका कांस्टेंट कितना है और ये वर्टिकल रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड। अब आप बताओ स्प्रिंग को कैसा मानते हैं, मासलेस। और जब स्प्रिंग मासलेस होता है और वर्टिकल रिजिड सपोर्ट से इसको सस्पेंड करते हैं, तो अभी बताओ इसको ग्रेविटी फोर्स होगा, तो मासलेस तो ग्रेविटी फोर्स कैसे हो सकता है, अभी इसको कोई ग्रेविटी फोर्स नहीं है, और जब ग्रेविटी फोर्स नहीं है तो बताओ इसको कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन अभी है नहीं है, और जब इसमें कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं है तो बताओ ये कौन सी लेंथ है, ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में लाइक करता है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं एच डॉट आई। ये बहुत काम आएगा, बट हाँ तक क्वेश्चन में ये नेचुरल लेंथ इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एच डॉट एल डॉट, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इसको कोई एक्सपेंशन ओके। अब हम क्या करते हैं, इसके फ्री पे बॉडी को अटैच, जब एक बॉडी इसको लें मास बॉडी को अटैच करते हैं तो यहाँ एक फोर्स पिक्चर में आता है, कौन सा एच। जैसे बॉडी को अटैच करते हैं बेटा, बॉडी को अटैच करने के बाद यहाँ पर एक फोर्स पिक्चर में आता है वर्टिकल डाउनवर्ड, वो कितना फोर्स होता है, वो फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड आता है, उसकी वजह से स्प्रिंग में एक्सपेंशन है, और स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा ना डाउनवर्ड यहाँ। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सपेंशन सपोज एक्स नॉट होगा, एक्स नॉट सपोज एक्स नॉट ना कितना एक्स नॉट, बताओ नीचे होगा कि ऊपर होगा, नीचे होगा, तो इसकी वजह से स्प्रिंग में फोर्स जनरेट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा अपवर्ड, कितना एक्सपेंशन है एक्स नॉट, तो फोर्स कितना आ जाएगा के एक्स,
माइनस बोलने की जरूरत नहीं, ये नीचे तो ये आपको ऑटोमेटिक होगा कैच नॉट यहाँ पर। अब आपको पता है ये फोर्स यहाँ पर कैच नॉट है, ये स्प्रिंग में हो लग रहा है, और ये ग्रेविटी फोर्स यहाँ पर जो लग रहा है बॉडी पर, ये इस पे लग रहा है इंटरेक्ट लग रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो बॉडी के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, कैच नॉट नीचे लग रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि ये कैच नॉट फोर्स एमजी को बैलेंस करता है, ये इतना फोर्स है कि एमजी के खिलाफ। तभी तो मैंने लिखा एक्स नॉट। एक्स नॉट का मतलब ये वो सिचुएशन है जब इसकी करस्पॉन्डिंग फोर्स एमजी को इक्वल करता है, बैलेंस। तो बताओ इस सिचुएशन पर करते हैं कि ऊपर फोर्स कितना है, एक्स नॉट, जैसे कितना है एमजी, नेट फोर्स कितना होगा, 0। और जब नेट फोर्स 0 होता है तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं मेन पोजीशन, या इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, ये मेन पोजीशन कहलाती है सिस्टम की। हां, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। अगर मैं आपसे पूछूं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन या एट मेन पोजीशन अगर डिस्कस करें, बताओ फोर्स की वैल्यू यहां पर पहले पूछिए, चीज कोस टू यस एमजी का लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड, कैच का लग रहा है ऊपर, दोनों इक्वल है। तो बताओ इसमें मैक्सिमम का वैल्यू एमजी बाय के होगा। बच्चों ध्यान रखिए ये एक्स नॉट बेसिकली कौन है पता है, एक्स नॉट इसकी मेन पोजीशन की सिचुएशन। मेन वर्टिकल में अगर हम स्टडी करें तो इस स्प्रिंग पेंडुलम की जो मेन पोजीशन होती है उस नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट नीचे लाई जाती है। मैं आपसे पूछूंगा ऐसे क्वेश्चन में फाइंड इट्स मेन पोजीशन, तो अल्टीमेटली आपको क्या बताना है, एक्स नॉट बताना। क्या बताना है आपको, एक्स नॉट। ये कहां से मेजर करते हैं, नेचुरल लेंथ से मेजर करते हैं। नेचुरल से ये एक्स नॉट मेजर किया जाता है कि मेन पोजीशन है, कि वो सिचुएशन है जहां पर नेट फोर्स 0 है, ऊपर एक्स नॉट नीचे है, दोनों। ओके, तो एक्स नॉट का वैल्यू यहां पर अच्छी लाइट है। आपको तो एक्स नॉट का वैल्यू डिपेंड करता है एम पर, जितना एम ज्यादा होगा उतना ज्यादा नीचे होगा, और जितना एम कम उतना ऊपर होगा। समझ रहे हो ना आप लोग। तो यहाँ पर एक्स नॉट दैट इज वैल्यू यहां पर डिपेंड करता है मास पर, मास ज्यादा तो एक्स नॉट ज्यादा होगा, मास कम तो एक्स नॉट। ये मीन पोजीशन। अब मैं एक बार ये मान लेता हूं कि बॉडी मीन पोजीशन पर है और रेस्ट कंडीशन मोशन में, तो स्प्रिंग की बॉडी में अटैच कर दिया, अटैच करके यहां पर लाके रोक दिया, उसको बॉडी रोक, बॉडी मीन पर रेस्ट कंडीशन में, मतलब यहाँ पर नेट फोर्स 0 है और वेलोसिटी मैंने क्या कर दी 0, मतलब बॉडी रुकी, मोशन में। अब मैं इसको मोशन देना चाहता हूँ, क्या करूँ, बोले कुछ नहीं करना है सर आपको। आप बस यहाँ पर स्प्रिंग को, यहाँ पर जो बॉडी है इसको हल्का सा एक समान से पुल करके दीजिए। ये इसकी कौन है, मेन फोर्स। नेट फोर्स कितना है 0, बॉडी क्या है रेस्ट कर, मैंने इसको फर्दर कितना पुल किया x। मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ पे इसको x पहुंचे और छोड़, तो बॉडी और नीचे जाएगी। ये बॉडी का मोशन देखो, यहाँ पे मीन था नेट फोर्स कितना 0, मैंने जैसे इसको पुल किया x अमाउंट से और छोड़ा तो बॉडी का मोशन यहाँ से स्टार्ट होगा टुवर्ड द मीन, टुवर्ड द मीन, और टुवर्ड द मीन स्टार्ट हुआ फ्रॉम द स्टार्ट। ये मेन पोजीशन थी, ये हम एक्सटी बोलते हैं। हम बोलते हैं एक्सटी इसलिए बोलते हैं कि इसके बाद बॉडी आगे बढ़ता है। अगर मेन की तरफ आ रही है तो इसका मतलब एक्सटी। और तो हमने बोला यहाँ पर मैं ये मीन था और मैंने बॉडी को एक्सपॉन से पुल किया और छोड़ा तो बॉडी टुवर्ड द मीन जा रही है, ये एक्सटी है, ये एक्सटी और ये मीन। तो बताओ ये उसका कौन होगा, एफपी। मैंने बॉडी को एक्सपॉन से पुल किया और छोड़ा तो बॉडी अप एंड डाउन। ऐसे बोलना चाहिए, ऑस्ट्रेचन बोलना, ऐसे से बोलो सर, क्योंकि आपको पता है आप नेक्स्ट फीचर द फोर्स कितना एक्स्ट्रा आएगा केएस, और आपको पता है फोर्स ऐसे का फोर्स है, बॉडी एक्स अमाउंट से खींच के छोड़ेंगे तो बॉडी तो उसका मोशन क्या है, एक्स जितना हम खींच के छोड़ेंगे उतना एम्पलीट्यूड, तो उसका मीन पोजीशन कौन होगा, एक्स नॉट मीन पोजीशन होगा और एम्पलीट्यूड कितना होगा एक्स। हमने पुल किया छोड़ा तो और बॉडी भी फोर्स काम करेगा, और ये फोर्स एक्स तो इसका टाइम बिल्कुल निकाल सकते। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इस सिचुएशन पे अगर मैं स्टडी करूँ तो इसका नेट डिस्टोरिंग फोर्स कितना, बॉडी पर नेट डिस्टोरिंग फोर्स अगर देखा जाए तो वो होगा बेटा एफ नेट इक्वल्स टू माइनस केएस। बस ये होगा। बोलो सर फोर्स तो और भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, अरे वो लग रहा तभी तो नेट बोला है। आप बताओ यहाँ पर ये और ये इसके बराबर है, ये ऊपर ये नीचे तो बैलेंस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप बताओ यहाँ पर ये नेट, ये मेन पोजीशन है ना भाई, ये मेन पोजीशन है। बताओ यहाँ पर नेट फोर्स कितना है, फर्दर कितना पुश किया, तो फर्दर फोर्स कितना है एक्स, दैट इज कॉल्ड नेट डिस्टोरिंग फोर्स। अगर मैं इन दोनों को मिलता तो क्या पता है, कि एक्स प्लस के एक्स तो माइनस एम, तो बात तो वही होगी एम जी और के तो कैंसिल हो जाएगा। अभी तो बोला नेट बोला है, यहाँ पर नेट फोर्स कितना है जीरो, फिर कहते हैं फर्दर कितना पुश, तो फर्दर फोर्स कितना है, तो इस सिचुएशन में नेट डिस्टोरिंग फोर्स कितना है यस माइनस एक्स नीचे तो एक्स ऊपर है, तो एक्स नीचे तो फोर्स है ऊपर, ये फोर्स बॉडी पे काम करता है।
आपको तो ये ऐसे की करती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर तो मैं बोल सकता हूँ एम इज टू एज को क्या बोलते बोल रहे हैं सब, याद आ रहा है हमको। और के वाई में कांस्टेंट इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो बताइए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, तो बताइए ओमेगा का वैल्यू, तो बताइए टाइम पिट का वैल्यू। अगर ये स्प्रिंग मास सिस्टम यहाँ पर एक्शन करता है तो इसके कुछ कितना होगा 2 पाई होता है। तो m कौन है इसका, मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, जो बॉडी ऑसिलेशन करती है उसका मास होता है। और k कौन है, स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, तो इसका टाइम पिट होगा क्या होगा 2 पाई m k होता है। रुको अभी लिखो मत मेरे पास, ये बात वही थोड़ी हुई तक याद रहता है, ये तो सब जानते हैं। सही है ये सही है। अब देखो इसको बात सुन रहा है, यहाँ पर बॉडी को जब अटैच करते हैं स्प्रिंग के फ्री एंड पर, तो उसको अटैच करने के 2 मेथड। ओके, बस मेरे हाथ में बॉडी, ये बॉडी वही जो एम मास की बॉडी, सेम बॉडी ले रहा हूँ, बॉडी वही एम मास। ओके, और जब बॉडी मास अगर एम है तो इसके मतलब एम जी यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पर एम जी एक्सपोर्ट यहाँ पर होगा, ये इसकी मेन पोजीशन, ये इसकी मेन पोजीशन है। ठीक है, अब बात को समझ में मेरे हाथ में बॉडी है, मेरे हाथ में बॉडी है, मैंने इसके ब्रेन पे अटैच किया और हाथ को हटा दिया। प्रैक्टिकली फील करना, आप ये काम कर रहे हैं, मैंने बॉडी को नेचुरल पर अटैच किया और वहीं से सपोर्ट को हटा दिया, मतलब बॉडी नेचुरल से ड्रॉप कर। तो बॉडी जब नेचुरल से मोशन स्टार्ट करेगी तो स्टार्ट करेगी, और आपको तो ये यहाँ से मोशन टूवर्ड स्टार्ट होगा एक्सट्रीम। आपको समझना, बॉडी को अगर मैं नेचुरल से ड्रॉप कर देता हूँ तो नेचुरल से मोशन स्टार्ट नीचे टूवर्ड स्टार्ट हो जाता है। बॉडी का मोशन ऐसे स्टार्ट होगा, यहाँ से जब बॉडी यहाँ पर पहुंचेगी तो बॉडी का मोशन कुछ से ना आएगा, एक्सीलरेट मोशन होगा। बोलो ना, ये एक्सट्रीम है और ये मेन की तरफ जा रहा है, तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेट मोशन करेगी, यहाँ पर कुछ तो बॉडी रुक जाएगी। यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन वेलोसिटी कैसी मैक्सिमम है, इसलिए बॉडी यहाँ नहीं रुकी और नीचे जाएगी। जैसे बॉडी नीचे जाएगी तो यहाँ पर मोशन स्टार्ट होगा। अब वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी और एक लिमिट तक वेलोसिटी जीरो करेगी और वापस यहाँ पर आपका स्टार्ट। एक तो ये अरेंजमेंट है कि बॉडी को हम क्या करेंगे, स्प्रिंग की नेचुरल से अटैच करते हैं, वहीं से ड्रॉप कर देते हैं। जब वहीं से ड्रॉप करते हैं तो उसका मोशन वहीं से स्टार्ट होता है, ये इसकी मीन है। अब यहीं से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर बॉडी आई और फिर आई और ऐसे मोशन। ये इसकी कौन है, बॉडी का मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और बॉडी अपने वहां से। आपको तो ऐसे बोलना पड़ेगा कि बोलना पड़ेगा क्योंकि फोर्स कौन है, कैच नॉट। अरे फोर्स कैच नॉट है अल्टीमेटली, ये भी तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट नहीं है। अल्टीमेटली यहाँ भी बॉडी क्या करेगी, ऐसे बॉडी यहाँ पे करेगी, उसकी मीन क्या होगी, वही होगी जो पहले थी। इन तो बॉडी का मास जैसा करिए, ये कौन वही मीन भी वही है, पर मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, अपर एक्स से स्टार्ट, बॉडी का मोशन अपर कौन है, तो बता सकता है इसका एप्रूव कितना होगा, एक्स नॉट होगा। कितना होगा, एक्स नॉट। बॉडी का मोशन ऐसे स्टार्ट हो जाएगा नेचुरल से, बॉडी का मोशन अपर होगा, ये भी ऐसे चेक होगा, यहाँ भी मीन पोजीशन वही होगी और यहाँ पर मोशन क्या होगा, एक तो ये। ओके, दूसरा एलिमेंट क्या था जो मैंने अभी आपको समझाया, मेरे हाथ में बॉडी है, मैंने फ्रेम को अटैच किया और धीरे धीरे हाथ के सपोर्ट से बॉडी को नीचे ला रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ। अब होता ऐसा कर सकता है कि हर मोमेंट पर इसका वेलोसिटी जीरो पर जाए। जब बॉडी यहाँ पर आ जाती है तो बताओ नेट फोर्स वेलोसिटी भी कितना, ओहो फोर्स भी जीरो वेलोसिटी जीरो। तो अगर आप सपोर्ट आप ही देंगे ना तो बॉडी नीचे नहीं आएगी, बॉडी नीचे, क्योंकि आपने वेलोसिटी क्या कर दिया, जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, नेट फोर्स भी जीरो। बताओ बॉडी यहाँ पर नीचे नीचे रहेगी। अब मैं इसको मोशन देना, तो मैं क्या करूं, हल्का सा फर्दर इसको एक समान से पुल करके छोड़ दूं, बॉडी यहाँ पर मोशन स्टार्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो गया। वहां पर मोशन अपर एक्सिस से स्टार्ट होगा, यहाँ पर मोशन बॉटम एक्सिस से स्टार्ट होगा, यहाँ पर ऐसे स्टार्ट होगा और यहाँ पर मोशन कहां से, यहाँ से और स्टार्ट होगा। तो वहां मोशन कहां से स्टार्ट होगा, अपर एक्सिस, यहाँ कहां से स्टार्ट होगा, आपको तो दोनों के अंदर हम बात करें तो दोनों की मोशन से है। बॉडी, बॉडी पहले भी मास सेम ही था, अब भी बॉडी मास सेम है, तो मास यहाँ पर सेम होने से मीन मोशन क्या होगी, सेम होगी। पहले भी वही थी, अभी भी वही है, बस मोशन अपर एक्सिस से स्टार्ट हुआ था पहले और यहाँ पर। ठीक है, दोनों में सिस्टम होगा, जब दोनों में सिस्टम होगा तो दोनों में केस सेम है, मास सेम है, तो
टाइम पीरियड दोनों केस में टाइम पीरियड सेम, दोनों केस में पोजीशन, बस दोनों में डिफरेंस पता क्या होगा, एम्पल का यहाँ पर तो फिक्स है एक्स नॉट इसका एम्पल होगा, और यहाँ पर हम जितना पुल करेंगे उतना ये एक्स का वैल्यू एक्स नॉट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यहाँ पर जो हम खींचेंगे वो इसका एम्पल होगा, और जहाँ पर फिक्स जो इसकी मीन पोजीशन की सिचुएशन होगी वो इसका एम्पल होगा। दोनों में मीन पोजीशन का डिफरेंस होगा, दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन का डिफरेंस होगा, ओके, पर दोनों की मीन पोजीशन सेम होगी, दोनों में एफएचएम होगा, दोनों का टाइम क्या होगा सेम, दोनों में सिमिलरिटी क्या होगी, टाइम पीरियड सेम, मीन पोजीशन सेम, टाइम पीरियड सेम, मीन पोजीशन सही है ना। ये सिमिलरिटीज क्या है, इसका अपर एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, इसका लोअर एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, और दूसरा दोनों का एम्पल देगा। जब भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आपको लिख के देगा बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम नेचुरल लेंथ, दूसरा बोलता बॉडी मीन पर रेस्ट कंडीशन फर्दर डिस्कस फ्रॉम दिस पॉइंट, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन और दोनों बातें दो अलग अलग केस होते हैं, ध्यान रखिए जब भी एग्जाम में आएगा लिख कर देगा आपको नोट करना। ये तो कौन सा अरेंजमेंट पढ़ा आपको, प्लेन वर्टिकल पढ़ा, ऐसे कैसे प्लेन हॉरिजॉन्टल भी होता है, मान लीजिए फिटनेस सरफेस से प्लेन हॉरिजॉन्टल है, वहां पर आप बताइए प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी फोर्स होता है, ग्रेविटी होता तो है पर वो तो बच्चे के डाउनलोड होता है, वो एमजीए नीचे तो ऊपर नॉर्मल नीचे बैलेंस हो जाएगा। आप बताओ प्लेन हॉरिजॉन्टल को कोई ग्रेविटी फोर्स होगा क्या, तो बताओ स्प्रिंग को एक्सपांशन कंप्रेशन होगा क्या, अभी नहीं होगा, और जो स्प्रिंग को एक्सपांशन कंप्रेशन नहीं है तो बताओ स्प्रिंग कौन सी अरेंजमेंट है। और आपको पता है इस नेचुरल लेंथ की कंडीशन अगर देखें तो यहाँ पर नेट तो जीरो है, बॉडी रुकी हुई है, सिस्टम रुका हुआ है, मोशन नहीं हो रहा है, ये कौन है, मीन पोजीशन। क्या बताओ उस अरेंजमेंट में कभी नेचुरल मीन कुछ हो सकती है, प्लेन वर्टिकल में कभी नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर, क्योंकि प्लेन वर्टिकल में करते तो ग्रेविटी फोर्स पिक्चर में आएगा, ग्रेविटी फोर्स पिक्चर में आते ही उसकी मीन पोजीशन नीचे शिफ्ट हो जाएगी, प्लेन वर्टिकल में ग्रेविटी फोर्स की बात है, इसलिए इसका मीन पोजीशन कभी नेचुरल लेंथ नहीं होता, वो थोड़ा सा उससे नीचे होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ग्रेविटी फोर्स नहीं होता, और जब कोई ग्रेविटी फोर्स नहीं होता तो यहाँ पर अगर देखें तो नेचुरल लेंथ इसकी मीन पोजीशन करा, अब यहाँ कोई ग्रेविटी फोर्स नहीं, कोई एक्सपेंशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, बॉडी रुका हुआ है, ये इसकी मीन पोजीशन है, इसका नेचुरल लेंथ
तो प्लेन हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में ये डिफरेंस है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर नेचुरल लेंथ क्या कहलाती है, उसकी मीन पोजीशन, बॉडी रुक गया। मैं इसको मोशन देना चाहता हूँ, क्या करूँ, हल्का सा इसकी मीन से एक्स नॉट से इसको डिस्कस करके छोड़ दूं तो बॉडी टू एंड फ्रो मोशन बनता है। बताओ मैंने कितना पुल किया, एक्स। बताओ फोर्स कितना आएगा, ये एक्स आएगा। और आप ध्यान से ये फोर्स भी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो बताओ बॉडी यहाँ भी क्या करेगी, बिल्कुल ऐसे चेंज करेगी। और जब ऐसे चेंज करेगी तो बताओ यहाँ पर ये लीनियर सर्किल होता है, तो कितना आएगा इसका, G इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एफ पाई। अरे भाई तो फोर्स जो यहाँ पर आया था बिना, तो फोर्स सेम है, तो यहाँ पर टेंपरेचर क्या होगा, मास की। इसका मतलब ये होगा कि प्लेन वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, टाइम पर क्या होता है, मतलब दोनों में डिफरेंस की बात क्या होगा, मीन पोजीशन का डिफरेंस। यहाँ पर मीन पोजीशन होगी और यहाँ पर सेम। हम ऐसा भी कर सकते हैं, प्लेन इंक्लाइंड हो तो बताओ वहां पर क्या होगा, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है बेटा, एन डॉट एल डॉट। बताओ बॉडी को अटैच करेंगे तो बताओ एक फोर्स पिक्चर में आएगा कौन सा, है ना, ये एम आएगा, तो यहाँ पर फोर्स होगा एम। ये मान लेते हैं यहाँ पर मीन पोजीशन। और बताओ यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन कितना है, एक्स नॉट। बताओ फोर्स कितना लग रहा है इधर, एम जी साइन थीटा फोर्स, और एम जी साइन थीटा फोर्स इस बॉडी को नीचे पुल कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक्सपेंशन होगा स्प्रिंग में, तो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है और इस पे कितना एक्सपेंशन होगा, एक्स नॉट। तो बताओ ऊपर फोर्स कितना आएगा, एक्स नॉट। एक्स नॉट इक्वल टू एम जी साइन थीटा। मतलब ध्यान रखिए यहाँ पर नेचुरल लेंथ नहीं होगी, उससे थोड़ी सी नीचे होगी, एक्स नॉट नीचे होगी। अगर कोई से पूछे एक्स नॉट कितना होगा तो बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर लिखे तो ये क्या होगा, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, एक्स नॉट, ये एक्स नॉट। तो एक्स नॉट का वैल्यू कितना होगा, एम जी साइन थीटा बाई होगा। अब बॉडी मान लेते मीन पर रुकी हुई है, क्रैश कंडीशन है, मैं उसको मोशन देना चाहता हूँ, क्या करूँ, हल्का सा एक्स नॉट से खींच कर छोड़ दे तो बॉडी अप एंड डाउन टू एंड फ्रो करेगी। बताओ एक्स नॉट से इसको खींचेंगे फर्दर तो बताओ फोर्स कितना आएगा, के एक्स। ओहो यहाँ भी फोर्स वही तो आ रहा है, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अल्टीमेटली बॉडी यहाँ भी क्या करेगी, लीनियर एवरेज करती है, तो बताओ टाइम कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट। मतलब ये बात हुई कि टाइम पर यहाँ पर अगर देखें तो ओरिजिनल पे डिपेंड नहीं करता, प्लेन और वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे इंक्लाइंड हो, तीनों सिचुएशन में टाइम पर क्या होगा, सेम होगा। तीनों कंडीशन में टाइम पर सेम होगा। बस टाइम पर किस पे डिपेंड करेगा, मास और की पे डिपेंड करता है। तीनों जैसे मास और की तो सेम है, तो यहाँ पर तीनों में डिफरेंसेस आप फील करना। आपको ना इंफ्रारेड फैन वाला जो केस है वो तो यही केस है, सेम ही, बस यहाँ पर बॉडी वर्टिकल डाउनवर्ड, यहाँ एम जी अपॉन एक्स नॉट है, वहां एम जी साइन थीटा बाई, वहां पर मीन पोजीशन थोड़ी नीचे होगी ना भाई, और वहां भी दो कंडीशन होगी, नेचुरल से ड्रॉप कर दो, वहीं पर बॉडी एंड टू एंड फ्रो करना स्टार्ट। बोलो यार, और अगर मीन पर रुकी हुई तो बॉडी खींच के छोड़े तभी अपने करेगी। ये केस और वो केस तो बिल्कुल सेम है, बस वहां इंक्लाइंड है, इसमें फोर्स इंक्लाइंड होगा, एम जी नहीं होगा, एम जी साइन थीटा होगा, बस इतनी सी बात। ये दोनों केस सेम है, यहाँ पर कभी भी नेचुरल मीन पोजीशन नहीं होगी, उससे थोड़ा नीचे होगी। लेकिन ये कैसे अलग है कि यहाँ पर नेचुरल लेंथ की मीन पोजीशन। ऑनलाइन वाले बच्चों ठीक है, ओके, थैंक यू।